तो सर अब थोड़ा आप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताइए। जो बच्चे न्यू हैं, जो इस वीडियो को देखकर शुरुआत करने वाले हैं अपनी जर्नी की, तो क्या एग्ज़ाम पैटर्न है? प्री, मेंस, उस चीज़ के रीजनिंग है, रीजनिंग लॉजिकल, जो उसका नाम ही है लॉजिकल लॉजिक है ना, लॉजिकल रीजनिंग। कोई मेरा लॉजिक डेवलप नहीं करा सकता। कुछ टॉपिक से रीजनिंग है, उसके लिए यूट्यूब का मैंने सहारा लिया, कुछ एक आध टॉपिक के लिए। बाकी रीजनिंग भी मैंने मॉक से किया मोरलेस। मैं जो CHSL मैंने क्लियर किया तो उस साल 38 लाख करीब बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो सिलेक्शन सर कितने का था? सिलेक्शन तो उसमें 3000 करीब कुछ बैठे। 38 लाख में से 3,000? हाँ, इसमें से एक आप थे। एक 4 सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो जाए। तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है नेचर में, एक कट ऑफ बहुत हाई जाता है। क्वालिफाइंग सोच के लोग उछल जाते हैं हवा में, खुश हो जाते हैं, चलो क्वालिफाई करना है केवल। ऐसे तो HSC का प्रीलिम्स तो क्वालिफाई होता है, करके दिखा दो। नमस्ते एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल फोकस डेस्क में। आज हमारे बीच उपस्थित है अमित कुमार, जिन्होंने 20 वर्ष की आयु में अपने पहले ही प्रयास में SSC CGL एग्जाम को क्रैक किया और आज GST इंस्पेक्टर के पद पर विराजमान हैं। इस संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां शेयर करना चाहती हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सर, आपका स्वागत है इस चैनल पर। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। तो आज हम जानेंगे सर की जर्नी के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सर GST इंस्पेक्टर की पोस्ट पर 1.5 ईयर्स से हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे उनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सर की जर्नी के बारे में जानते हैं। आप सर अपने जर्नी के बारे में, स्कूलिंग के बारे में और कॉलेज के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एकेडमिकली बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब अच्छा स्टूडेंट मैं रहा हूँ स्कूल से, कॉलेज में भी अच्छा स्टूडेंट था। स्कूलिंग मैंने 10th तक ये नियर बाई प्रीति विहार करगड़ुमा टाइप पे एरिया में मैंने की है, प्राइवेट स्कूल से। 11th-12th मैंने केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल से मैंने किया है, प्रेसिडेंट स्टेट। उसके बाद कॉलेज के लिए मैंने ड्यू का नॉर्थ कैंपस रामजस कॉलेज है, वहाँ से मैंने BSc किया था केमिस्ट्री में। और ये मेरा बेसिक ग्रेजुएशन और एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन था। तो हाँ, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो कुछ हद तक थोड़ा सा हेल्प मिला है मुझे एग्जाम में, कुछ हद तक है ना। जैसे कि पढ़ने की आदत होना, साइंस वालों को थोड़ा सा पढ़ने की आदत होती है। लॉन्ग आवर तक कभी कभी बैठना पड़े तो हम बैठ सकते हैं। तो ये जनरल एकेडमिक्स का जैसे आपने बोला वो था। ओके सर, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली में मैं बहुत ही छोटे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरे फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं। मेरी जो मदर, फादर, एक यंगर ब्रदर और मैं। हम लोग दिल्ली में ही, एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, लेकिन दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। बिहार में रहा नहीं मैं कभी। दिल्ली ही आप कह सकते हैं, दिल्ली एग्स। अच्छा, तो जैसे ये जो एग्ज़ाम है SSC CGL का, तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है? कब आपकी ये पढ़ाई वगैरह, कब से आपने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए टारगेट करना शुरू कर दिया था? एक्चुअली सोचा नहीं था कि कभी गवर्नमेंट सेक्टर में आने का, ओके। क्योंकि मेरे फैमिली में मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर में है। मेरे फादर खुद या मेरे भैया लोग इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट है। तो मैं थोड़ा ऑड वन आउट थिंकिंग वाला रहा हूँ शुरुआत से। तो ग्रेजुएशन में मैं आया तो मैंने बीटेक ऑप्ट नहीं किया, मैं BSc के लिए गया, जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में। तो BSc करते करते मैं फाइनल सेमेस्टर में जैसे आया, तो हमारे कॉलेज से, अब मेरे ही डिपार्टमेंट से, रामजस कॉलेज से, और सेम डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से एक लंबित भैया थे। उन्होंने CGL में ऑल इंडिया रैंक 3 लाए थे उस साल। और सेम कॉलेज से सेम ईयर में ऑल इंडिया रैंक 32 लाए थे फिजिक्स डिपार्टमेंट से, निखिल सरोज भैया। तो हमारे कॉलेज से 2 ऑल इंडिया टॉपर्स निकले। तो वो कॉलेज में आते थे, हम जनरल बात भी करते थे। और ऊपर से UPSC वगैरह अगर मैं करने का सोचता, तो मेरे में तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में क्रैक कर लूँ UPSC। एक जस्ट जनरल बैकअप हो जाए। इसका सिलेबस मैंने CGL का देखा, तो CGL का सिलेबस भी ऐसा लगा डुएबल है। मतलब कॉन्फिडेंस होता है ना सिलेबस देखे कि हाँ ये मेरे लिए है, मैं कर सकता हूँ। थोड़ा मेहनत डालूंगा, डेडिकेशन डालूंगा, फोकस के साथ मैं कर सकता हूँ क्रैक। लेकिन UPSC को देख के लगता है कि अनसर्टेन एग्जाम है, क्यों है, सिलेबस से पता चल जाता है। तो एक एज अ बैकअप के लिए मैं इस पे गया। और हमारे कॉलेज से मैंने बताया ना 2 टॉप रैंकर्स निकले, थोड़ा उनकी भी मैंने पॉडकास्ट और उनके इंटरव्यू देखे मैंने। तो ऐसा लगा कि डुएबल है, किया जा सकता है, इसलिए मैंने ट्राई किया। ओके, तो आपने ग्रेजुएशन शुरू किया, फिर उसके बाद आपको ये मोटिवेशन मिला कि मेरे कॉलेजेस से बच्चे पास कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ? हाँ, एक्चुअली ग्रेजुएशन से मतलब फाइनल सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में हम लोग का माइंड था कि अब करना क्या है आगे। कोई गया IIT JAM एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री में मास्टर्स के लिए, कोई कैट के लिए जा रहा है, कोई सिविल्स के लिए जा रहा है, कोई स्टेट पीसीस के लिए जा रहा है, कोई CGL के लिए जा रहा है। तो मैंने CGL चूज किया।
ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से मैं लगा, ओके ऐसा कुछ नहीं है, फाइनल सेमेस्टर में बना। उससे पहले तो सीजीएल होता क्या है वो नहीं मालूम था मुझे ओके। जी। तो सर आपने कोचिंग लिया या सेल्फ स्टडी किया, इसके बारे में बच्चे बड़ा जानना चाहते हैं कि हम कोचिंग कर लें कहीं से हमें गाइडेंस मिल जाए। तो आपका क्या उसमें स्टेक रहा कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया या फिर किस तरीके से आपने पढ़ाई की, शुरुआत की? तो जैसा कि मैंने बताया, साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मेरा सीबीएसई बोर्ड था, तो इंग्लिश से तो मैं हैबिचुअल था थोड़ा सा, है ना। ओके। लेकिन एग्जाम का इंग्लिश और जनरल स्कूल में इंग्लिश दोनों में फ़र्क होता है काफ़ी। तो फिर भी मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत थी और एक मेंटोर की ज़रूरत थी। तो मैंने केवल मैथ्स में अरिथमेटिक का कुछ पोर्शन होता है, मैं आगे बताऊंगा स्ट्रेटेजी में कि क्या है अरिथमेटिक, क्या एडवांस। तो अरिथमेटिक के पोर्शन के लिए मैं एक टीचर पर रिलाई किया, पुनीत चौधरी सर। ओके। वो मुखर्जी नगर में पढ़ाते थे कुछ चैप्टर्स के लिए। ओके। बाकी सारा का सारा पूरा प्रिपरेशन मेरा सेल्फ से था। ओके। और इसमें गाइड किसने किया, मेरे एक मामा जी है जो AA पोस्ट पे है, ओके। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ओके। सीजीएल के थ्रू, ये भी टॉप पोस्ट में आती है। इस साल हमारे साल में, तो हमारे टाइम पे कैग डिपार्टमेंट हटा दिया था वैकेंसी, जिसमें AA ऑडिटर और अकाउंटेंट आते हैं ना। तो हमारे टाइम पे AA पोस्ट नहीं था, तो कैग उड़ा दिया। मामा के टाइम पे जब मेरे मामा ने क्रैक किया था तो AA हुआ करता था, तो वो AA ऑफिसर है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कैसे करना है। और बाकी हमारे कॉलेज से जो रैंकर निकले उनसे मैं बात करता था। तो इतना तो पता था कि कोचिंग में ज्वाइन करूंगा। तो देखो कोचिंग का क्या है ना, वो सारे बच्चों को एक इक्वल मान के वैसे सिलेबस डिजाइन करता है और टाइम ड्यूरेशन। हाँ जी। मान लो कोई बच्चा 6 महीने में कंप्लीट कर सकता है सिलेबस, लेकिन कोचिंग का है पर्पस कि मुझे 1 साल और 6 महीने लेने हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, धीरे धीरे हर बच्चों को देख के। तो आपको भी उसी स्पीड में करना पड़ेगा, जबकि आपका कैपेबिलिटी है कि आप 6 महीने में कर सकते हैं अकेले सेल्फ स्टडी में। तो मुझे मालूम था कि इंग्लिश का मुझे ज़रूरत नहीं है कोचिंग की इतना, है ना। जीके जीएस में क्या ही सामने वाले मुझे याद करवाएंगे, फैक्ट्स होते हैं मुझे याद करने पड़ेंगे, करंट अफेयर मुझे खुद देखने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। रीजनिंग है, रीजनिंग लॉजिकल, जो उसका नाम ही है लॉजिक है ना, लॉजिकल रीजनिंग। कोई मेरा लॉजिक डेवलप नहीं करा सकता। कुछ टॉपिक्स है रीजनिंग में, उसके लिए यूट्यूब का मैंने सहारा लिया कुछ एक आध टॉपिक्स के लिए। बाकी रीजनिंग भी मैंने मॉक से किया मोरलेस। मैथ्स के लिए एडवांस मेरा अच्छा पोर्शन था, एडवांस मुझे अच्छा लगता था, तो एडवांस का जहाँ पे डिफिकल्टी हुआ तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया एक आध जगह पे। बाकी अरिथमेटिक मैं बता रहा हूँ, अरिथमेटिक के लिए मैंने कोचिंग लिया था पुनीत चौधरी सर का। मैथ्स मंत्रा में पढ़ाते थे पहले, अभी का तो मालूम नहीं। तो उस समय मैंने उनसे पढ़ा था अरिथमेटिक। तो सर आपका मानना है कि आपने जो तैयारी की वो आपने सेल्फ स्टडी से की, और मेंटोरशिप मान सकते हैं कि आपने कुछ अपने आइडियल माने किसी जी को, जी और उनसे एज अ मेंटोर आपने सीखा। तो ये इसका अमलमेगेशन कॉम्बिनेशन ही आपको सूट कर गया, राइट? जी जी तो ये सबका अपना अपना है। कई बच्चे कोचिंग के थ्रू निकालते हैं एग्जाम, ऐसा नहीं है कि कोचिंग इनका हेल्प नहीं करता, बट सबकी अपनी अपनी नीड होती है और सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। बट सर ने सेल्फ स्टडी से ही ये एग्जाम निकाला है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कितना टाइम आपने इस एग्जाम के लिए दिया, अच्छा। और उस टाइम में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? तो जैसा कि ग्रेजुएशन मेरा हुआ जब, तो ग्रेजुएशन होने के बाद आप एग्जाम दे सकते हो सीजीएल। पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इस एग्जाम का, सीजीएल। ओके। तो जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में था, तो क्योंकि मैंने प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, फाइनल सेमेस्टर में किसी भी कॉलेज में सेमेस्टर में थोड़ा हेक्टिक रहता है शेड्यूल, थोड़ा ज़्यादा ही हेक्टिक होता है फाइनल ईयर में स्पेशली। तो फुल फ्लैश तैयारी तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन एटलीस्ट मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम, थोड़ा जीके जीएस पढ़ने का टाइम, कभी वोकैब याद कर लिया मैंने, जैसे जैसे टाइम मिलता था वैसा मैं करता था। तो उस बीच में क्या था कि मैंने CHSL, एक 12th बेसिस पे एग्जाम होता है 12th पास पे, SSC CHSL। हाँ जी। तो वो मैंने अटैम्प्ट करने का सोचा। मैंने सोचा कि इसमें अच्छा स्कोर करके देखता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, क्योंकि जुलाई में ही 5 या 7 महीने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद है ना, मेरे पास टाइम था सीजीएल के प्री के लिए। उससे पहले मार्च में होली के टाइम पे मेरा प्रीलिम्स था CHSL का, तो होपफुली मैं उसमें बैठा, मेरा क्लियर हो गया। प्रीलिम्स था, क्लियर हो गया, चलो कोई बड़ी बात नहीं बहुत ज़्यादा। फिर मैं सोचा मेंस पे, चलो मेंस अब दे रहे हैं, मेंस CHSL का। मेंस भी क्लियर हुआ, ऑल इंडिया अच्छा मार्क्स भी आया, और मुझे पहले अटेम्प्ट में CHSL में भी मुझे MES मिल गया, राजस्थान पोस्टिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो बहुत खुश हुआ, खुश इन द सेंस कि इतने बच्चे बैठते हैं फिर भी आपका पहले अटेम्प्ट में हो रहा है, तो जैसे कॉन्फिडेंस बूस्टर है ना। ऑल्दो ये 12th बेसिस है, लेकिन आप देखोगे ग्रुप डी जो सबसे छोटे एग्जाम होते हैं, उसमें 3-3 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, 5-5 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं। इसमें जो CHSL मैंने क्लियर किया था, उस साल 38 लाख करीब बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो सिलेक्शन सर कितने का था? सिलेक्शन तो उसमें 3000 करके कुछ वैकेंसी, 38 लाख में से 3000? हाँ, उसमें से एक आप थे। एक भीड़ होती है मैक्सिमम, है ना। उसमें कई सीजीएल सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो बैठ जाते हैं ज्वाइनिंग होने से पहले पहले, है ना, कि बैठ जाते जब तक ज्वाइनिंग आ रही है, देने में क्या जा रहा है एग्जाम। हाँ जी, हाँ जी। भीड़ होती है बहुत, ये डरना नहीं है भीड़ को देख के।
तो वो जो एग्जाम क्रैक किया तो उसने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया ना ओके। सीजीएल के लिए, जो मेरा जुलाई में होना था। तो 14 जुलाई का मेरा शिफ्ट था सीजीएल का, मुझे आज तक याद है। और वो 8 मार्च का प्रीलिम्स का शिफ्ट था मेरा सीएचएसएल का, मुझे डेट अभी तक याद है, 1.5 साल पहले का डेट है ना। पहला चीज हमेशा खास होता है, इसलिए याद रह जाता है। हाँ जी। उसके बीच था मेरा सीपीओ का एग्जाम। हाँ जी। अब जब दे रहे हो एसएससी का सीजीएल जो सबसे टॉप का एग्जाम दे रहे हो, तो छोटे छोटे एग्जाम देने में कुछ नहीं जा रहा, प्रैक्टिस हो गई है ना। तो सीपीओ का प्री दिया, तो सीपीओ के प्री में मेरा बहुत अच्छे स्कोर आया, बहुत हाई स्कोर आया है ना। तो वहाँ भी अच्छा लगा कि चलो मिल रहा है थोड़ा सा है ना, बेस बन रहा है यानी सीजीएल के लिए। तो उसका फिजिकल होने से पहले मेरा सीजीएल का एग्जाम हो गया, मेंस हो गया। तो मेंस होने के बाद मोरलेस पता था कि हो जाना है क्लियर, कोई भी पोस्ट मिले। तो मैंने प्रेफर किया सीजीएल को, होपफुली सबसे टॉप का ही अच्छा पोस्ट मिल गया मुझे ना, जो मेरा पसंदीदा पोस्ट था। इसमें बहुत सारे टॉप के पोस्ट होते हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा पोस्ट यही था। तो आपने एसएससी सीजीएल का एग्जाम टारगेट करने के साथ साथ और भी एग्जाम्स दिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और प्रिपरेशन में भी हेल्प मिली। जी। तो जो बच्चे इस डिलेमा में रहते हैं कि हम सिर्फ एक ही एग्जाम को टारगेट करें, तो सर ने अपनी स्ट्रैटेजी में ये अपनाया कि उसी पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, एसएससी जो भी एग्जाम जी। कंडक्ट करा रही है उसको देना चाहिए। और उसे एग्जाम अगर क्लियर होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, अगर नहीं भी क्लियर होता है तो वो आपको एज अ प्रैक्टिस टेस्ट हो गया आपका वो। तो सर अब थोड़ा आप एग्जाम पैटर्न के बारे में बताइए, जो बच्चे न्यू हैं, जो इस वीडियो को देखकर शुरुआत करने वाले हैं अपनी जर्नी की, तो क्या एग्जाम पैटर्न है, प्री मेंस, उस चीज़ के बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए ये वीडियो स्पेसिफिकली पॉडकास्ट सीजीएल को लेके है ना। हाँ जी। तो सीजीएल को लेके मैं बताऊंगा। हाँ जी। एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एमटीएस से लेके सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सारे होते हैं ना। लेकिन मैं सीजीएल को मद्देनजर रख के बताऊंगा, हाँ इसका जी। हाँ जी, definitely। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस पैटर्न। देखिए पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लीजिए आप, कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, मिनिमम कुछ भी होता है मेरे ख्याल से 50% होना है ग्रेजुएशन में, या उससे भी लेस होता है 40% का राउंड, मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। ओके। इतना हर कोई होता है ना। ओपन से हो, कोई से भी चीज़ से हो, आपको मतलब नहीं है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे कोई से भी स्ट्रीम से हो, चाहे कोई से भी यूनिवर्सिटी से हो भारत के। मेरे कलीग से कई आईआईटी बॉम्बे से एक लड़का आया हुआ है मास्टर्स करके, एक आईआईटी मद्रास है, रेड्डी भाई रेड्डी भाई हम लोग बोलते हैं, और कई है जो गांव के हिंदी मीडियम कॉलेज और इनसे पढ़ के भी आए हैं। तो सब सेम प्लेटफॉर्म पे है, कॉमन एग्जाम है, सबके लिए सेम है। कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, राइट। डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है। राइट। कई है जिन्होंने कभी हिंदी पढ़ा नहीं स्कूल में, उन्होंने 2 साल इंग्लिश में लगाया, मतलब इंग्लिश पढ़ा नहीं स्कूल में, सॉरी, कभी उन्होंने इंग्लिश लगाया, इंग्लिश में दम लगाया, वो भी क्लियर करके बैठे हैं। आईआईटी के बच्चों के साथ, बीटेक के बच्चों के साथ, बीएससी के बच्चों के साथ, है ना। हाँ, तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार है सीजीएल का, कि प्रीलिम्स, मेंस, देन टाइपिंग। ओके। बीच में कंप्यूटर का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है ना। हाँ जी, बताइए। प्रीलिम्स में जैसे 100 क्वेश्चन हुए, हम्म। ठीक है, 25 25 25 25, ठीक है। रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट, 25 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए। तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है नेचर में, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाता है। क्वालिफाइंग सोच के लोग उछल जाते हैं हवा में, खुश हो जाते हैं, चलो क्वालिफाई करना है केवल,